सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और रेणु जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता और सभी श्रोताओं को हमारी सखियों सहेलियों को नमस्कार। जी जी हाँ, सखी सहेली कार्यक्रम में आज जाहिर है शुक्रवार है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठी हैं ना, क्योंकि हम कुछ व्यंजन विधि बताएंगे आज। हो सकता है चटकारे वाले अचार बताए जाएं, कुछ मुरब्बे बताए जाएं और केश विन्यास की जानकारी देंगे कैसे कैसे और हम क्या क्या अपने चेहरे में निखार ला सकते हैं बालों के माध्यम से, है ना जी। और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा से कोरोना वायरस के बारे में बातचीत भी अपनी सखियों को सुनवाएंगे। वैक्सीन के बारे में भी बताएंगे और आजकल जो व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और न जाने क्या क्या है उसके बारे में भी। जी जी। और साथ ही बताएंगे उन्हें इस सिलसिले में कि आज विनायक दामोदर सावरकर जी की भी जयंती है रेणु जी, तो इस सिलसिले में भी बताएंगे, बातचीत करेंगे। और सखी सहेली में आज हम लेकर हाजिर हैं भारतीय गणितज्ञ मंगला नार्लिकर। मंगला नार्लिकर सुप्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का जन्म 17 मई 1943 को मुंबई में हुआ। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 1962 में गणित विषय में डिग्री प्राप्त की और 1964 में गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ, प्रथम स्थान के साथ चांसलर का स्वर्ण पदक जीता। बहुत बड़ी बात है। और 1966 में प्रसिद्ध ब्रह्मांड विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लिकर से आपका विवाह हुआ। जी। और फिर 1964 से 66 तक नार्लिकर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एक शोध छात्र और अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्य किया। और 1967 से लेकर 69 तक उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन के लिए वो गई और 1974 से 81 तक फिर से इसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गणित विभाग में कार्यरत रहीं और फिर विवाह के पश्चात भी उनकी पढ़ाई और शोध कार्य जारी रहा। जी। और विवाह के 16 साल के बाद उन्होंने गणित में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1982 से 1985 तक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में पूल अधिकारी के तौर पर भी काम किया। मंगला नार्लिकर 1982 से 85 तक के बीच ही अध्यापन कार्य बॉम्बे विश्वविद्यालय में गणित विभाग में किया और एमफिल वर्ग के लिए किया था। 1989 से 2002 तक मंगला जी पुणे विश्वविद्यालय के गणित विभाग में भी कार्यरत रहीं। जी। और मंगला नार्लिकर की रुचि के मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वास्तविक और जटिल विश्लेषणात्मक ज्यामिति, संख्या सिद्धांत और बीज गणित और खासकर टोपोलॉजी भी उनकी पसंद रहा। नेटवर्क के शेप लेआउट को टोपोलॉजी कहते हैं। जी जी। टोपोलॉजी जो है ये इसको मतलब ये कह सकते हैं कि नेटवर्क का शेप कैसा होगा, उसका लेआउट कैसे होगा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और नेटवर्क में जो नोड्स होते हैं ना, वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस प्रकार से आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, टायोलॉजी। और इसमें निर्धारित किया जाता है और ये दो तरह की होती है, फिजिक्स और टॉजिकल में। जी। और देखिए रेणु जी, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो आवाज़ें जाती हैं या जो सैटेलाइट्स काम करते हैं, तो उसी विषय में इन्होंने जो रिसर्च है वो की और किस तरह से कंप्यूटर्स को एक दूसरे से अटैच किया जाता है वो भी इन्होंने ही कई उसमें भी शोध किए। और मंगला नार्लिकर ने उन्नत गणित और सरल अंकगणित दोनों में कार्य किया है। गणित से संबंधित विषयों पर अंग्रेजी और मराठी दोनों ही भाषाओं में आपने कई लेख लिखे हैं और 2002 में उनकी मराठी पुस्तक गार्गी अजून जीवंत आहे के लिए विश्वनाथ पार्वती गोखले पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। आपने स्कूली बच्चों के लिए भी पुस्तक प्रकाशित किए।
जी, और 2017 में उन्होंने गोष्ठी गणिताशी नामक मराठी पुस्तक प्रकाशित की। मंगला नार्लिकर जी की 3 बेटियां हैं, गीता, गिरिजा और लीलावती। जी, और ये तीनों जो हैं वो विज्ञान में ही आगे हैं। सैन फ्रांसिस्को में जैव रसायन की प्रोफेसर हैं गीता, और बाकी 2 बेटियां हैं जो कंप्यूटर में वैज्ञानिक है, या कंप्यूटर विज्ञानी कह सकते हैं कि उन्हें। भाई देखो, ऐसा ना, जयंत नार्लिकर जी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ। किस तरह से जब एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था तो जयंत नार्लिकर जी ने उसमें किस तरह से शिरकत की थी, और दूरदर्शन के माध्यम से हमने देखा था उनके विचारों को, उनकी एक विश्लेषण की क्षमता जो है। इस तरह से एक वैज्ञानिक जो होते हैं तो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है, और इनका काम लेकिन जो होता है वो बहुत विलक्षण होता है, दुनिया से ही जुड़ा हुआ होता है। दुनिया से जुड़ा होता है, तारों सितारों से जुड़ा होता है। इनकी तो बात चूंकि अंकों से जुड़ा हुआ है, अंकों की अपनी महानता है, लेकिन उससे भी महान है आज इनकी हमने बात की, मंगला नार्लिकर जी। तो इन्हें हम ढेर सारा आभार देते हैं और इनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं, और सखियों को सुनवा देते हैं एक गीत। बिल्कुल। वाह, झूम गया मन। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, विनायक जी, विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो कि देखो ये जो तुमने केश विन्यास की आज बात की है हाँ, ना, हाँ। तो ये जो तुमने आज जूड़ा बनाया उसके चारों तरफ किस तरह से चोटी आई है वो जरा बताओ ना कैसे। थोड़ा केश विन्यास की बात कर लेते हैं, फिर सावरकर जी की बात करते जी, हैं। अगर केश विन्यास की बात करें रेणु जी, तो सबसे पहले तो यही समझ में आता है कि दुल्हनें कैसे तैयार होती हैं और ओह! उनके जूड़े जो होते हैं बड़े अलग से होते हैं। केश विन्यास जब ऐसे तो लोग जल्दीबाजी में अलग-अलग तरह से चोटियां भी बना लेते हैं, जूड़े भी बना लेते हैं, लेकिन आजकल खास ये देखा जाता है, आजकल क्या पहले भी ऐसा ही था कि बालों को बड़े ही खूबसूरती से सजाती थी सखियां, जी। और वो शायद इसलिए कि थोड़ा सा उनका लुक कुछ, या वो दिखने में थोड़ी सी अलग लगें और बिल्कुल। हर बार अलग लगें। जी हाँ, इसलिए क्योंकि चेहरे का जो हमारे जैसे कुछ सबको पता है कि हमारी आकार जो है वो थोड़ा अलग-अलग होता है, किसी का गोल होता है, किसी का अंडे का आकार होता है, थोड़ा यूँ कह सकते हैं चिपटा जब जैसा भी होता है, और कुछ का चेहरा जो है बहुत बड़ा होता है, किसी का बहुत छोटा, तो उसके अनुरूप चेहरा जो है अगर हम ध्यान दें, तो बालों का अगर हम ठीक से साज श्रृंगार उसकी करेंगे तो जाहिर है कि उसमें बहुत हम इजाफा कर सकते हैं उसकी खूबसूरती में, या जो कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं बहुत हद तक। हाँ, हाँ। और जैसे तुमने कहा ना कि दुल्हन की याद तुरंत आ जाती है, तो दुल्हन चूंकि अपने सिर पर बालों से दुपट्टा लेती है, घूंघट जैसा तो नहीं कह सकते, हाँ सिर तक आता है उसके माथे तक वो दुपट्टा, तो थोड़ा सा जो उठा के पफ जैसा बनाते हैं उसमें उसकी जो है खूबसूरती बढ़ जाती है, और दुपट्टा जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका जो फॉल है वो बहुत खूबसूरत आता है। जी। और जब बात होती है कि चोटी भी हम कर सकते हैं, जूड़ा भी बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ चोटी का जूड़ा भी बनाया जाता है। जैसे एक आपने लंबा अगर आपके बाल हैं तो उसका आपने एक अच्छी सी थोड़ी ढीली ढीली सी चोटी बना ली बिल्कुल नीचे तक, और उसमें रबर बैंड लगा लीजिए या कुछ कर लीजिए, और फिर हल्के हल्के उसे आप घुमाकर जूड़ा बना लेंगे, तो पीछे आपके जो है वो पूरी जो चोटियां हैं गुथी हुई उसके अलग अलग जो कह सकते हैं कि लच्छे जैसे वो उठ जाते हैं, और बाद में उनको आप थोड़ा थोड़ा उभार दे दें कंघी के पीछे से, वो जो नोक वाली कंघी आती है, या किसी पेंसिल से भी दे सकती हैं, तो थोड़ा सा उभरा हुआ कम बालों में भी बड़ा खूबसूरत सा बड़ा जूड़ा बन जाता है। जी, और पहले तो कुछ ऐसा भी होता था रेणु जी कि बड़े सुंदर सुंदर से जूड़े के आकार के कुछ ऐसे मतलब कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल भी आते थे कि जिनके जूड़ा। हाँ, तो बड़े खूबसूरत। संगीता हमें लगता है तुम बाजार वैसे तो सच में नहीं गई होगी बहुत दिनों से, लेकिन तुम थोड़ा सा वो हो, आजकल भी मिलता है सब चीजें। हाँ, हाँ जी। सारी चीजें मिलती हैं, तरह तरह के फूल मिलते हैं, नकली बाल मिलते हैं, पूरे आप छोटे से अपने बाल के जूड़े बना लीजिए, उसके ऊपर पूरा आप वो जूड़ा बांध दीजिए, लगा दीजिए, तो आपके बड़े सुंदर जैसे आप चाहें वैसा केश विन्यास कर सकती हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक खास बात ये भी है कि जो जूड़ा अगर बनाना चाहती हैं हमारी सखियां, तो जूड़ा बनाने के लिए खास तौर से अगर सबसे पहले एक पोनीटेल बना ले, और वो भी रबर बैंड से नहीं, किसी रस्सी या जारबंद के माध्यम से कपड़े का हो, ताकि आपका वो वहां से बाल ढीला ना पड़े। तो जो भी आप अपने आगे चेहरा में बाल जैसा चाहती हैं वो बना लें, फिर उसके बाद उसका कहने का मतलब खिसकेगा नहीं वो, हाँ वो एक ही बिल्कुल जगह भी पे नहीं सेट रहेगा। खिसकेगा, लेकिन हाँ आगे जैसे आपको पार्टिंग करनी है, मांग बीच की निकालनी है, साइड की निकालनी है, या पूरे बाल पीछे करने, ये सब आप अपने आगे वाले जो बाल हैं सिर के ऊपर वाले उनको कर लें। उसके बाद पोनीटेल बना लें, और उसके बाद आप जैसा चाहें वैसे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे हमने एक चोटी का कहा, ऐसे दो चोटियां बनाकर भी उसमें अलग तरीके से दिया जा सकता है रूप। और उन बालों में दो अगर हम हिस्से में कर लें उन बालों को, मतलब पूरे पोनीटेल बनाने के बाद आधा बाल आप ले लें और उसका छोटा सा जूड़ा बना लें, और बाकी जो बाल बचे हैं उनकी आप चोटी बना के उस जूड़े के चारों तरफ सजा दें, तो वो एक वेणी जैसा एक खूबसूरत सा जूड़े का भी श्रृंगार हो जाता है। उस जूड़े को हम सजा लेते हैं, है ना जी। और आपने जब ये कहा तो मुझे ये याद आया कि जब पोनीटेल सखियां बनाती थी एक समय में, बल्कि अभी भी शायद कहीं ना कहीं फैशन हो तो उसमें बीच की जगह बल्कि साइड में किनारे बनाया करती थी, और उसमें बीच बीच में रबर बैंड लगा देती थी, तो वो भी काफी अच्छा लगता था। तो फैशन तो ऐसा होता है कि फिर के फिर वही आ जाता है, फिर वही आता है। लेकिन एक बात और है, ये जो कभी कभी तो बीच में बहुत बीच में ऐसी कुछ रिवाज था कि केवल साइड में पोनीटेल नहीं बल्कि एक तरफ दाईं या बाईं तरफ कान के ऊपर पोनीटेल बनाया जाता था, और जिन बहनों का मन होता था हमारी बच्चियों का, वो घुमा के वहीं जूड़े भी बना लेती थी। तो कुछ भी तरह से जूड़े तो जूड़े हैं, कहीं भी बना लेती हैं, कैसे भी बन जाते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उनमें चारों तरफ वेणी ताजी लगा ली जाए, यानी कि गजरा, तो और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। और चोटी में भी तरह तरह से जो चीजें हैं फूल आदि टाँक कर उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है। लेकिन जो साधारण जूड़ा रोजमर्रा में जो हम लोग बनाते हैं
उनको वैसे भी लपेट कर सीधे गोल गोल घुमाकर और उसमें कुछ लोग जूड़े वाली जो पिन होती है उनसे उनको टिकाते हैं, या एक स्टिक आती है उससे भी सजा लेते हैं उसको, मतलब बचा लेते हैं, बांध देते हैं वहां पर। हाँ। तो कुछ इस तरह से है जिसका बाल उसको अपने हिसाब से पता है कि कैसे उसको संभालना है। हाँ, और फूल से भी बना लेते हैं, और साथ साथ कभी कभी वो जो नहीं आता है जो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट दिखता है, ऐसे कुछ कलर होते हैं, रंग होते हैं, जिसमें कि प्लास्टिक भी होता है, कांच भी होता है हल्का सा, जिसमें लगा देते हैं मोतियों जैसा जो दिखता है, उससे भी चोटियों में कभी कभी क्या करते हैं जी, वो लगा देते हैं बीच बीच में, तो ज्यादा खूबसूरती आ जाती है जी। तो इस तरह से, और एक टोकरी की तरह से एक चोटी बना सकते हैं कि अगर अच्छे बाल हैं, लंबे बाल हैं, तो 2 चोटियां करके, एक इधर और एक इधर, यानी कि दोनों को क्रॉस अगर करके बांध लें तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आप अपनी रुचि के हिसाब से थोड़ा सा अपने चेहरे का जो आकार है और जो उसकी माप है उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हम एक गीत सुना सकते हैं। बिल्कुल। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। अरे की बंधन है प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे, गजरा वाली फिर तू ऐसे काहे निहारे। ई चितवन के गोरी माने तो समझा जा रे। मतलब एक है नैनन पुकारता, जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। देखो बादल आए पवन के पुकारे, देखो बादल आए पवन के पुकारे। उल्फत मेरी दीदी अनाड़ी पिया रे। आएगा रे मजा अब जीत हार का। जे हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। जइयो कहाँ पे हुजूर, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना। लेकिन आज 28 मई है ना? हाँ हाँ सच में? यही तारीख है ना? हाँ बिल्कुल यही। भाई क्योंकि निश्चित कर ले तभी बताएं, क्योंकि 28 मई सन 1883 को ग्राम भागुर जिला नासिक में विनायक दामोदर सावरकर जी को मतलब का जन्म हुआ।
और आज उनकी जन्म जयंती है। स्वतंत्र वीर और वीर सावरकर के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद और राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर थे और माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। जी, 1899 में फैले जो प्लेग बीमारी फैली थी, इनके पिता का उसमें देहांत हो गया और बड़े भाई गणेश सावरकर ने परिवार का भार संभाला। 1901 में विनायक जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कविता लिखने में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। और उस समय भारत परतंत्र था, तो नए नए अंग्रेज़ी फरमान भी आते रहते थे, तो देश की बदहाली जो थी उससे नौजवानों पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। और एक तरह से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए संग्राम जो उस वक्त चल रहा था, उसमें विनायक जी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थानीय नवयुवकों को संगठित कर मित्र मेलों का आयोजन किया और राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। क्या बात है। 1901 में उनका विवाह यमुनाबाई से हुआ। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और उनके भाषण राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होते थे, ओजस्वी होते थे। और 1906 में उन्हें श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद इंडियन सोशलिस्ट और तलवार नाम पत्रिकाओं में उनके लेख छपे, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। फिर 1907 में इन्होंने जो था इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई और उनका मानना था कि 1857 का संग्राम गदर नहीं बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जी, और इस दौरान द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक उन्होंने ली, जिसे उस वक्त प्रकाशित नहीं किया गया। जब सावरकर लंदन में थे, वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, तब इंडिया हाउस में रहना वो ज़्यादा पसंद करते थे और ये जगह जो थी वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मानी जाती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे चला रहे थे, तो सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया और भारतीय छात्रों में राष्ट्रवाद की लहर को और तेज किया। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक और पुस्तक आपने लिखी और यहीं लंदन में ही उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई। फिर 1910 में उन्होंने लंदन में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। उनके मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हटकर्जन वाइली को गोली मार दिए जाने और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को उम्र कैद की सजा सुनाई और जिससे भारतीय क्षेत्र में जबरदस्त रोष व्याप्त हो गया। जी, और देश में क्रांतिकारी लहर को तेज करने के लिए इन्हें ही दोषारोपित किया गया और उसके बाद षड्यंत्र में शामिल होने और ब्रिटिश सरकार से बगावत करने के जुर्म में उन्हें 7 अप्रैल 1911 को कालापानी की सजा पर सेल्युलर जेल भेज दिया गया। कालापानी की सजा पाए अन्य क्रांतिकारियों के साथ सावरकर जी भी गए, जाहिर है, और वो लिखते हैं कि कैदियों को से वहां पर कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना और कोल्हू की तरह, मतलब बैल की तरह, कोल्हू में बैल की तरह जैसे जुतना होता था। और इसके अलावा जेल से लगे जंगलों को साफ करना, दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों के सारी स्थानों को समतल करना होता था। और इस तरह से जब काम करते रहते थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे और कहीं थक कर रुक गए तो उन्हें और कड़ी सजा मिलती थी। बेत और कोड़ों से उन्हें मतलब तकलीफ दी जाती थी और फिर उस तरह से उनको इस तरह से सजा दी जाती थी कि खाना भी उनका आधा कर दिया जाता था। तो इस तरीके की यातनाएं उन्होंने सही। जी, लेकिन वो जानते थे कि जेल में रहकर क्रांतिकारी आंदोलन जो है उसे चलाया तो नहीं जा सकता, तो उन्होंने सोचा कि भूमिगत होकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहयोग करना ज़्यादा उचित उन्होंने समझा, लेकिन इसके लिए जेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। सो उन्होंने जेल के नियमों का पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन किया और इस बिना पर उन्हें रिहा कर दिया गया। यानी कि अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें जल्दी रिहा किया गया। और 1921 में मुक्त होने के बाद 1937 में वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए और इसके अलावा मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गए। 1945 में उन्होंने अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की अध्यक्षता की।
और उन्हें 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। 8 अक्टूबर 1949 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। पत्नी यमुनाबाई 1963 में चल बसी। 1964 में सावरकर को तेज बुखार आने के बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा और 26 फरवरी 1966 में बंबई में विनायक दामोदर सावरकर ने आखिरी सांसें ली। भाई हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके इस तरीके के अद्वितीय योगदान के लिए, विलक्षण उनकी प्रतिभा के लिए उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारी साथी लिखती हैं, वीर सावरकर विश्व भर के क्रांतिकारियों में अद्वितीय थे। उनका नाम ही भारतीय क्रांतिकारियों के लिए उनका संदेश था और वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार थे। उनकी पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए, बहुत बड़ी बात कही है आपने, गीता के समान थी। उनका जीवन बहुआयामी था। जी, बहुत ही कर्मनिष्ठ थे, कह सकते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे और इसी तरह के व्यक्तित्व के वो पक्षधर भी रहे जो देश को स्वतंत्रता के बाद एक मतलब ऊंचाई पर देखना चाहते थे। जी हाँ, तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आजकल जो दौर चल रहा है संगीता, उसकी बात जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया कि हम आज डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या भ्रांतियां हैं, तो वो तो हम सुनेंगे ही। उनसे हमने आज ही रिकॉर्डिंग की है जी, तो क्यों ना एक पहले गीत सुन लें क्या हम लोग? हाँ। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ ना आए। क्यों कर हुए वो अपने, कल तक थे जो पराए। दिल की लगन हो सच्ची, फिर क्यों न रंग लाए। मेरे थे तुम सदा से, पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो
कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिससे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिससे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और बहुत ज़्यादा संदेह की स्थिति में हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, जो आजकल वर्तमान स्थिति है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बारे से में जो जानकारियाँ चाहिए हमें, और उससे संबंधित बात जो है वैक्सीन, और उसके साथ साथ कौन सी और समस्या आ रही है, उसके बारे में क्या स्थिति है, विस्तार से अच्छी तरह से हम बात करना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले थोड़ा सा कोविड के बारे में जानकारी दे दें। फिलहाल हम कोविड के दूसरे दौर से गुजर रहे हैं जी, और दूसरा दौर पहले दौर से काफी ज्यादा फैला हुआ था, काफी ज्यादा खतरनाक था। हम लोग ऐसा मानते थे कि खाली लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और कम लोग बीमार होंगे, कम लोग मरेंगे, ऐसा समझ रहे थे हम लोग। लेकिन बाद में पता चला कि हमारा जो यहाँ का वेरिएंट है, जिसको B1617 कहते हैं अभी जी, वो वेरिएंट की वजह से कई लोगों को संक्रमण भी ज्यादा हो रहा था, उसमें से कई लोग ज्यादा बीमार भी हो रहे थे, और उसमें डेथ भी थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी पहले दौर के मुकाबले में जी। और पहले दौर में ज्यादा बुजुर्ग लोगों को बीमारी होती थी, लेकिन इस दौर में जवान लोगों को और इवन बच्चों को भी होने लगी जी। तो और उसके साथ क्या हुआ कि एक साथ एक एक दिन में अगर 4 लाख मरीज रिकॉर्डेड आ रहे हैं, उसके सिवा भी कोई कई रिकॉर्ड नहीं होते, ऐसे भी मरीज हैं, तो उनकी वजह से हॉस्पिटल में गर्दी हो गई, वहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, आईसीयू की, वेंटिलेटर की कमी महसूस होने लगी, जो भी दवाइयां इस्तेमाल हो रही है उसकी कमी महसूस होने लगी, डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स का शॉर्टेज हो गया, और ये एक साथ सब जगह हुआ। पहले दौर में क्या था कि कुछ राज्यों में ज्यादा था प्रॉब्लम और दूसरे राज्यों में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये दौर में पूरे इंडिया में सब जगह प्रॉब्लम एक साथ हो गया, और इसलिए थोड़ी भगदड़ हो गई, थोड़ा मिसमैनेज हुआ ऐसा लगा। लेकिन हम लोग उस दौर से भी बाहर निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये दूसरे दौर को पार कर कर अभी हमारा ग्राफ नीचे नीचे आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि ग्राफ को फ्लैटन करना या ग्राफ को दबा देना। तो उस दौर में हम हैं, फिर भी मौतें थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब केसेस कम होती है तो उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मौतें कम होती है, क्योंकि जो आज इंसान मर रहा है वो आज के इन्फेक्शन में से नहीं मर रहा है, वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जो इन्फेक्शन हुआ उसमें से मर रहा है। तो इन्फेक्शन का जो 4 लाख का वहाँ ग्राफ था, 4,14,000, वहां से हम लोग 2 लाख तक आ गए, तो मौतों में आधा नहीं हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग 4,500 हाईएस्ट मौतें होती थी, वहां से हम लोग अभी 4,000 या 3,500 3,400 वहां तक आए। यानी कि ये जो जाने की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन संक्रमण जो हो रहा था उसकी संख्या में कमी आ गई 50% तक लगभग। हाँ। तो स्थिति थोड़ी संभल रही है। हाँ जी। और ये सारे हिंदुस्तान में, खाली नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, ओडिशा और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सारे भारत में ये स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जहाँ भी नियंत्रण में, समझे महाराष्ट्र में नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पे कुछ 15 जिले से वो खराब है, जो 21 जिले वो अच्छे है। तो हर स्टेट के अंदर भी कुछ जिलों में प्रॉब्लम है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो हम लोग काफी नियंत्रण में है। जी, तो चलिए ये तो बहुत सकारात्मक बात हुई, यानी कि उम्मीद अच्छी बन रही है और हम धीरे धीरे अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हो गई बात कि यानी कि अब घबराएं नहीं, लेकिन अभी जो भी मृत्यु दर चल रही है वो इसलिए है कि चूंकि पहले से संक्रमण हो चुका है, लोग बीमार हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अब बात आती है कि वैक्सीन लगवाने की, लेकिन उसके पहले भी हम ये जानना चाहते हैं कि उसके साथ साथ कुछ फंगस जैसा कुछ नाम आ रहा है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब क्या है डॉक्टर साहब? ये अब उसको कोई फंगस को उसके कलर से बोलना ये एक मेडिकल अपॉर्चुनिटी जैसा होगा, तो मेडिकल भेदभाव हो जाएगा। वो फंगर को उसके ऑर्गेनिज्म के नाम से पहचाने, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस, या व्हाइट फंगस को कैंडिडियासिस या एस्परजिलोसिस बोलते हैं।
ये दो अलग बीमारियां हैं। 3 बीमारियां हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जिसके अंदर ब्लैक कलर का होता है, फंगस ब्लैक नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकोरमाइकोसिस ये बीमारी या दूसरे जो फंगस की बीमारी ये होती है कि जब इंसान का शक्कर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो जो आम तौर से जो बीमारियां जो ऑर्गेनिज्म हवा में है, वातावरण में है, अपने कारपेट के नीचे है, एसी डक्ट के पास है, तो वहां से वो इन्फेक्शन इंसान पकड़ लेता है क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जी। अब हेल्दी इंसान वो रोजाना वो स्पोर जो फंगस के या बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं हम लोग हजम कर लेते हैं। जी। लेकिन जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो हम हजम नहीं कर पाते और वही इन्फेक्शन करते हैं। इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं कि जब मौका मिला तो मौका परस्त राजनीति जैसे होती है, मौका परस्त बीमारी होती है। जी। इस ढंग से ये बीमारी जब होती है तो नाक के पास, अंदर मसूड़ों के पास दर्द होना या नाक में से काला कलर का या येलो कलर का, लाल कलर का पानी आना, एक आंख से थोड़ा कम दिखना या धुंधला दिखना और सर दुखना, ऐसा हो जाता है। और ये कोविड से जब बाहर आता है इन सब तब होता है। हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी इसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि बाकी बीमारियों को हम 1-2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ घंटों में हालत खराब हो जाती है। अच्छा। और ये फंगस का इलाज एंटी फंगल से करते हैं और एंटी फंगल इसमें 3 ही दवाइयां काम आती है। एक है एम्फोटेरिसिन बी, दूसरा है पोजाकोनेजोल और तीसरा इसाओकोनेजोल। ये तीनों दवाइयां महंगी है और इसका फिलहाल शॉर्टेज है क्योंकि एक साथ बहुत मरीज आ गए जी। तो उसके वजह से थोड़ी और भगदौड़ हो रही है कि कैसे इनका मैनेज करें। और ये बीमारी के लिए जो इलाज है वो 4 से 6 हफ्ता, कभी कभी 8 हफ्ते तक चलता है और कोई मरीज के अंदर हमको सर्जरी भी करना पड़ता है, जो अफेक्टेड भाग है उसको निकालना पड़ता है, यानी कि ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो भगदड़ की स्थिति है इसमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए? और ये जो आपने 3 दवाओं का नाम लिया है डॉक्टर साहब, हमें लगता है हम अपने श्रोताओं को बता दें अवश्य कि बिना चिकित्सक की राय के कुछ भी आजमाएं ना। जी सही बात, बिल्कुल। तो अब ये बताएं आप, जो आप आगे बता रहे थे। हाँ, वो मैं काला क्यों बोलते हैं उसको कि जब ये फंगस नाक के अंदर जाता है या अपने जो नाक के पास में एक हवा की जगह होती है जिसको हम लोग साइनस कहते हैं, वहां जाता है तो उसके बाद में वो उसका ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। ब्लड सप्लाई जब बंद करता है तो वो भाग थोड़ा सा काला दिखने लगता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं तो काला हो जाता है भाग जी। और वो नेक्रोसिस बोलते हैं जिसको मेडिकल भाषा में, और उसी को लोगों ने काला फंगस बोलना चालू किया। एक्चुअल में काला जो कलर का फंगस है वो एस्परजिलस है, वो ग्रे कलर का या काला कलर होता है जी। और सफेद फंगस है वो कैंडिडा है जी। और कैंडिडा हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है, यानी जो स्वस्थ है उनको भी कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। औरतों में जो यूनिस्ट्रा होता है जिसको लिकोरिया कहते हैं, उसके अंदर 50% ये कैंडिडा से होता है। या HIV के अंदर या कोई दूसरी बीमारियों के अंदर जहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तालू के ऊपर या जीभ के ऊपर दही के जैसे चिट्टे दिखते हैं जी। और इसीलिए उसको व्हाइट फंगस कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन है और कोविड में भी हो रहा है जी। तो ये जब सामान्य दिनों में होता है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कोविड में अगर ब्लड शुगर की समस्या है या कुछ और समस्या है या कोविड की दवा लेने की वजह से जो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है उसकी वजह से ये जो नाम दिया जा रहा है बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस, जैसा कि आपने कहा कि उसमें चूंकि रक्त जो है वो प्रवाह नहीं रहता है वहां पर, इसलिए वो काला हो जाता है और इसलिए हमने उसका नाम ये दे दिया है जी। तो स्थिति क्या है, मतलब उससे क्या कहना चाहिए? अब ये तो नहीं कह सकते कि घबराएं या नहीं घबराएं। मैं स्थिति बहुत सिंपल भाषा में बता दूंगा जी कि मिलियंस या कई 10 लाख लोगों को कोविड होता है जी। उसमें से लाखों लोगों को डायबिटीज है, उसमें से हजारों लोगों को ये फंगस हो रहा है जी। तो ये जो फंगस है उसका अगर आप कोविड के अंदर प्रमाण निकालेंगे तो 0.1% है, 1% से भी कम है। लेकिन क्या कि हमारे पास व्हाट्सएप इंडस्ट्री है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास कोई भी चीज यहाँ से कश्मीर तक पहुंचाना है या कन्याकुमारी तक पहुंचाना है 1 मिनट का काम है जी। और ये लोग उसको रिएक्ट करते हैं, यानी अच्छी चीज को जल्दी रिएक्ट नहीं करते लेकिन बुरी चीज को जल्दी रिएक्ट करते हैं और वो फैला देते बात, क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। तो भाई इस तरह से इसमें आनंद न लें और अच्छी चीजें, जैसे कि आपने बताया कि इस समय संक्रमण की जो स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है, उसको हम ज्यादा ध्यान दें, उस पर अपना दिमाग लगाएं, न कि इस पर लगाएं। इसमें कभी किसी को अगर हो भी गया तो अब चूंकि स्थिति सामान्य हो रही है यानी कि नियंत्रण में है, तो जाहिर है कि इस पर भी काबू पा ही लिया जाएगा, है ना? हाँ, जरूर। अच्छा, इसके साथ साथ वैक्सीन के बारे में लोग मतलब यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि लोग घबरा कर भाग जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्यों?
मेरा भारत सरकार से ये कहना है कि आप जो वैक्सीन लेना चाहते हैं उनको वैक्सीन दो, जो नहीं लेना चाहते उनके पीछे मत पड़ो। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अच्छा इफेक्ट उनको दिखेगा, अपने आप खुद मांगने को आएंगे। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं कि वैक्सीन की लाइन में जो खड़े हैं वहां पे बोर्ड लगा दिया कि वैक्सीन खत्म हो गया, और दूसरा जहाँ पे वैक्सीन लेना नहीं चाहते उसके पीछे जा रहे हैं, बोर्ड पे जाके वैक्सीन दे रहे हैं। कोई जो नदी में कूद रहा है उसके पीछे जा रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। या आगरा में कहीं हुआ कि वैक्सीन का सिरिंज भरे भरे कचरे में डाल दिया, उन लोग को वैक्सीन दे रहे हैं। क्यों हम वेस्ट करना चाहते हैं? और ये वैक्सीन एंटी वैक्सर होते हैं, जो वैक्सीन के खिलाफ बात करने लोग होते हैं, वो हर दवा के खिलाफ बात करते हैं, दवा बीमारी के खिलाफ बात करते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि ये कोई दवाई की कंपनी ने फैला हुआ बीमारी है, वो लोग को एनकैश करना। ये अलग अलग लोग हैं, जितने लोग हैं उतनी जुबान है, हम उनके पीछे नहीं जाए। हमें क्या करना है कि वैक्सीनेशन जितना अच्छे से बढ़ा सकते हैं और जितना फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का जो लाइफ है वो 12 महीने, अंदाज 11-12 महीने का है। तो हमको क्या करना है कि जितने लोगों को वैक्सीनेशन करना है ये 12 महीने के अंदर खत्म करना है। तो हमको एक हर्ड इम्यूनिटी लानी है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि अगर कोई भी समाज के या कोई भी प्रभाग के 60-70% लोगों को अगर इन्फेक्शन आ गया या वैक्सीन दिया गया, दोनों तरीके से, तो बाकी 30-40% लोग अपने आप बच जाते हैं। उसका एग्जांपल ये है कि अगर हमारी बिल्डिंग को डेवलप करना है तो 2/3 लोग कंसेंट देते हैं, 1/3 नहीं देते हैं। लेकिन बिल्डिंग जब डेवलप होती है तो 1/3 को अपने आप ही फायदा मिलता है। तो हम लोग अगर हर्ड इम्यूनिटी में 60-70% लोगों तक पहुंच गए, इन्फेक्शन के माध्यम से कई लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन के माध्यम से, तो हम बाकी 30%-40% को भी बचा लेंगे। तो हमको उसको जितना फास्ट कर सकते करना है। और इसीलिए हमने बताया कि पहला डोज ज्यादा से ज्यादा लोग को दे दो, दूसरे डोज को हम 3-4 महीने रुक सकते हैं। वैक्सीन का बेसिक डोज एक ही डोज का है, जो सेकंड डोज है वो बूस्टर है। तो लोगों के दिमाग में क्या हमको सेकंड डोज नहीं मिलेगा, हमारा वैक्सीन वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। आपको एक सिंगल डोज से भी काफी प्रोटेक्शन मिलता है। आपका मौत से बचाव या सीरियस बीमारी से बचाव एक डोज से भी होता है, और वो मौत से बचाव 99% तक, और सीरियस बीमारी से या हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव 93% तक। अब जो कोविड से बचाव है वो 80% की जगह 60 होगा, 70 होगा। लेकिन जब हम एक डोज सबको दे देंगे तो इतने लोगों को हम बचा पाएंगे, और जब दूसरा डोज देंगे तो वो भी लोग बच जाएंगे। तो एक काम हो जाएगा। दूसरा, अभी जो वैक्सीन प्रोडक्शन 2 ही कंपनी कर रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को रोपिन करें और प्रोडक्शन बढ़ा दें, जहां से भी हम वैक्सीन ला सकते हैं। चलिए, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, ये हो गया हमारी सरकार के लिए। लेकिन जनता से आपने जैसा कहा, एक बार फिर से बता दें कि ये एक बार फिर थोड़ा सा स्पष्ट कर दें छोटे शब्दों में कि ये एक ही डोज काफी है, ये दूसरा वाला जो है बूस्टर है, इसे थोड़ा स्पष्ट कर दें। और शील्ड में और वैक्सीन में क्या फर्क है? मैं बता दूंगा जी। तो हमारे पास 2 वैक्सीन चालू है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में बताया गया कि पहले डोज के बाद आपको इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं आती है, इसलिए दूसरा डोज आपको 4 से 6 हफ्ते के अंदर ले लेना चाहिए। तो उसके बारे में जो शास्त्रीय या सरकारी राय है उनके साथ मैं जाऊंगा। कोविशील्ड में क्या बताया गया है कि आपको एक डोज के बाद भी इतनी अच्छी इम्यूनिटी आती है कि आपको दूसरा डोज आप 3 महीने या 4 महीने के बाद दे सकते हैं। और सरकार ने वही अभी नया फरमान जारी किया है कि आप 12 से 16 हफ्ते के बाद में सेकंड डोज ले सकते हैं। तो हमारा मानना क्या है कि अगर 12 से 16 हफ्ते अगर हमने गैप बढ़ा दिया तो वो लोग जो पहला डोज हम देना है, हमारे पास वैक्सीन लिमिटेड है, तो वो हम लिमिटेड लोगों को जल्दी से जल्दी पहला डोज दे दें, और जब तक 12 हफ्ते में हम हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हम उसका दूसरा डोज दे सकें। और तीसरी बात यह है कि जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिसको कोरोना हो गया है, जिसको हॉस्पिटल से बाहर आए हैं, उनके अंदर कम से कम 6 महीने 8 महीने इम्यूनिटी होती है कि उनको फिर से कोरोना नहीं होगा। अब हम लोग अखबार में हेडलाइन पढ़ते हैं कि जिसको कोरोना था उसको फिर से हो गया, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, हजारों में लाखों में 1-2 होते हैं। तो हम उनके बात में नहीं जाए। जिनको कोरोना हो गया उनको फिलहाल इमीडिएटली कोरोना होना नहीं है, तो उनको हम लोग वैक्सीन के लिए रोकने को कह सकते हैं 6 महीने। यानी कि कोरोना हो गया उनको पता नहीं है, उनकी एंटीबॉडी जांच कर ले, अगर उनको आईजीजी एंटीबॉडी आ गई है तो वो भी अपन उनका वैक्सीन देख ले सकते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या होगा, हमारे पास लिमिटेड खाना है, हम खाना किसको देना चाहेंगे कि जो भूखे हैं, जो नाश्ता कर चुके हैं उनको हमको खाना नहीं देना है। तो जिनको बीमारी हो चुकी है वो नाश्ता कर चुके हैं, तो उनको हम लोग अभी फिलहाल नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो नाश्ते के बाद में डिनर ले सकते हैं, इतना भूख नहीं लगेगी। लेकिन जो खाना ही नहीं खाए उनको पहले हम लंच दे दें। क्या बात है। ऐसा करने से हमारा वैक्सीनेशन कवरेज जल्दी से जल्दी बढ़ेगा।
यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें डॉक्टर साहब, तो श्रोताओं से यही गुजारिश करेंगे कि जिन्हें एक बार अगर कोरोना हो चुका है तो वो थोड़ा धैर्य रखें, वो वैक्सीन के लिए जल्दबाजी न करें। जिनको पहली डोज लग चुकी है वो दूसरे के लिए न परेशान हो बहुत जल्दी, कोशिश करें कि सबको पहली डोज लग जाए, यानी कि सभी लोग, अधिक संख्या में लोग पहली डोज ले सकें, है ना। तो इस बात का हम ख्याल रखें और परेशान ना हो। ये जो अवधि बढ़ रही है बार बार 12 हफ्ते, फिर 16 हफ्ते, फिर कहीं 18 हफ्ते हो जा रही है, तो लोग घबरा जा रहे हैं, तो इसमें घबराएं नहीं। सही है, ठीक है। तो इस तरह से एक वैक्सीन अगर आपको लग गया तो आप संतुष्ट रहें। और वैसे भी जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। और ये सब जो फालतू की चीज़ें हैं, इसके लिए जो आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि ये जो व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री चल रही है, इनको बहुत हवा न दें, है ना। सही है, सही। तो डॉक्टर साहब, लोगों में एक ही बात बताना चाहूंगा जरूर कि जहाँ वायरस लेके आना है वहाँ लोग आगे पीछे नहीं देखते, वहाँ मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, वो लेके आ जाएंगे जी। और जहाँ वैक्सीन लगाने से जान बच सकती है उसके लिए कई भ्रम फैलाएंगे। यानी आपको वायरस चाहिए, वैक्सीन नहीं चाहिए, अगर माहौल है तो बड़ा मुश्किल होगा ना। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात कही। तो एक बार जरा सा आप एक बार फिर से बता दें कि सामान्य तौर पर किन किन चीजों का ख्याल रखें। सामान्य तौर से कितना भी हमारा कोविड कंट्रोल आ गया देश में, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं छोड़ना है, मास्क को नीचे नहीं लाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सामाजिक गैदरिंग या बहुत दिन अभी हम लोग कुछ नहीं किए तो बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, बड़े बड़े गैदरिंग ये नहीं करना है। फिर वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कुछ भी नहीं करना है। और ये हो सकता है कि पूरा 2021 ऐसे ही जाएगा अपना। अब 2022 का इंतजार करें कि तब हम लोग फिर से मिलना जुलना शुरू करें। दूसरा हमें यह करना है कि अपना जब दौर आता है वैक्सीन ले ले। तीसरा हमें करना है कि जब किसी को ऐसा एकाध को कोविड होता है, 2 को होता है, तो इमीडिएटली आइसोलेट हो जाए। और अभी का फिलहाल का दौर का जो कोविड का वायरस है वो ऐसा है कि अगर घर में एक को हुआ तो लगभग सबको हो जाता है, तो आइसोलेट हो जाए। अगर घर में सबको बीमारी है तो 4 को 4 अलग कमरे में बैठने की जरूरत नहीं, आप चारों एक कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन 5वें इंसान को मत आने दे कि जिसको इन्फेक्शन नहीं है, या आप वो 4 लोग वो 5वें के संपर्क में न जाए। तो ऐसा करने से हम लोग कोविड को रोकथाम कर पाएंगे। हो सकता है कि तीसरा दौर जब आने वाला है उसको हम लोग कमजोर कर पाएंगे अगर वैक्सीनेशन अच्छा होगा तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें। श्रोताओं से हम यही गुजारिश करेंगे जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी रेणु जी, उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने ये पूरी जानकारी डॉक्टर साहब से हासिल की और उन्हें बहुत इस बारे में मुझे लगता है कि भरोसा हो गया होगा कि भाई वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। केवल भरोसा नहीं, भरोसा तो हम अपने श्रोताओं से चाहते हैं कि भाई जो डॉक्टर साहब ने कहा उसकी आपने गांठ बांधी कि नहीं बांधी और उस पर अमल किया कि नहीं। ये वैसे बात जो है, समय जो है वो प्रश्न का नहीं है, बल्कि आप अब गांठ बांध लें, क्योंकि हम अब गीत सुनवा देंगे, लेकिन पहले आपसे वादा लेते हैं कि आपने जो भी बातें सुनी उस पर पूरी तरह से 100% अमल करेंगे। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे।
क्या बात है, बहुत प्यारा गीत। और ये जो कोई मतवाला आया मेरे द्वारे तो है ही, वहीं फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे संदेश हमारे द्वारे आ रहे हैं, यानी सखी सहेली के इस मंच पर आ रहे हैं। आपने बहुत सारे लोग खुश हैं कि डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा से हमने बातचीत सुनवाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आसान शब्दों में बातें आपने समझी, लेकिन हमारी एक सहेली का प्रश्न है कि डॉक्टर साहब से पूछिए, अगर किसी ने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है तो उसे भी वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? हमने ये संदेश डॉक्टर साहब को भेज दिया है। अगर मिलेगा तो आप सोमवार से शुक्रवार तक सखी सहेली कार्यक्रम सुनिए, जरूर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, हम बात इस तरह से साझा जरूर करते हैं। हमारे एक मित्र जो हमारे यहाँ पे स्टाफ में ही है, उनको हार्ट की समस्या है, उन्हें भी 3 स्टैंड लगे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अभी वैक्सीन लगवाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लगवा सकता है जिनके बारे में आप पूछ रही हैं, बल्कि हमारा ये कहने का मतलब है कि आप जो आपके हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे राय लें, क्योंकि सबकी बीमारियां भी जो है हृदय की हो या जो भी बीमारी है, चाहे वो शुगर की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की हो, सबकी अलग अलग तरह की होती है, प्रकृति अलग होती है, उसकी डिग्री अलग होती है। तो बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक से जरूर बात करें और वही इसकी सही राय देंगे। फिर भी हमने डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा साहब को ये संदेश भेजा है। जैसे ही जवाब मिलेगा, हो सकता है सोमवार को हम आपको कार्यक्रम में बताएं। और एक बात और, संगीता की 2 जून यानी कि सखी सहेली का जन्मदिन है, तो भाई कम्मो बहुरिया के साथ हाजिर होंगे हम, तो आप लोग जरूर सुनिएगा कार्यक्रम। जी बिल्कुल, सखियां सुनेंगी। और रेणु जी, मुझे एक याद आ रहा है कि तैयारी करोगे अब तुम? मुझे याद आ रहा है कि देखिए, आम की छोटी छोटी कैरियां, हाँ, और उसको नमक लगा करके हम लोग खाया करते थे, बहुत ज्यादा खाते थे, और इतना खट्टा लगता था, खूब तरह तरह के मुंह बनते थे, आंखें ऐसे ऐसे हम लोग मिचमिचाते थे, दांत एकदम खट्टा हो जाता था, लेकिन और नमक ज्यादा इसलिए लगाते थे ताकि उसका जो खट्टापन है वो कम हो जाए। जी, तो लेकिन होता नहीं था। हाँ, नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। जी, तो आजकल तो सखियां बहुत व्यस्त होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अचार बनाने के लिए। अब देखिए, कई जगह तो बारिश हो रही है, लेकिन कई जगह आम आ रहे हैं कच्चे, तो आम के अचार के बारे में आज, वैसे तो हमारी सखियां बनाती ही रहती हैं, लेकिन धूप में दिखाना तो ऐसा कहते हैं कि बड़ा जरूरी है आम के अचार को। तो सखियों को बता दें कि धूप अगर नहीं निकल रही है तो वो भी बना सकती हैं, अगर वो चाहें तो। और 1 kg कच्चा आम आप ले लें, उसमें 1/4 हींग भी रख लें, 20 ग्राम हल्दी ले लें, 100 ग्राम के करीब नमक ले लें। 1/4 चम्मच हींग ना? जी, 1/4 हींग सोचा हमने कि 1 किलो आम, 1/4 यानी 250 ग्राम हींग। नहीं, 1/4 चम्मच लेनी है जी। और 100 ग्राम के करीब नमक ले लें। नमक तो वैसे अचार में देखा जाए ज्यादा पड़ता है जी। तो 30 ग्राम के करीब सौंफ ले लें, या फिर अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे चाहते हैं कि अचार ज्यादा चटपटा बने, तो आप अपने हिसाब से मसाले ले सकते हैं। नमक की जो बात है, इसमें निर्भर करता है कि आम खट्टा कितना है। अगर बहुत खट्टा है तो ज्यादा लेना पड़ता है, थोड़ा कम खट्टा है तो 200 ग्राम तक भी चल जाता है, नहीं तो 250 ग्राम करीब। और ये निर्भर करता है कि हम जो साबुत 1 किलो की बात कर रहे हैं, या कटने के बाद जब उसकी गुठलियां आदि निकल जाती हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है जी। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आम किस तरह का है जी। तो उसी हिसाब से फिर मसाले भी ले लें, और इसमें राई भी आपको लेनी है। और एक बार मसाला फिर से बताओ, नमक के बाद क्या बताया? नमक तो है ही है, साथ में 1/4 चम्मच हींग और 20 ग्राम हल्दी ले लें। ये तो रेणु जी जो हम बता रहे हैं वो थोड़े से आम के लिए बता रहे हैं। अगर चाहती हैं कि चटपटा और ले लें तो मिर्च भी लेनी है, और 30 ग्राम करीब सौंफ ले लें। राई पीली भी ले सकती हैं, और जो भूरी होती है राई वो भी ले सकती हैं, और इसे पीस लेना है। 15 ग्राम मिर्च पाउडर वैसे आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लें, और 1 चम्मच के करीब सौंफ, और थोड़ा सा मेथी दाना, यानी कि 15 ग्राम अगर मेथी दाना लेंगे तो ठीक है। अब मेथी का दाना और सौंफ ये दोनों ही आपको भून करके पीस लेना है, यानी कि दरदरा पीसना है। अच्छा। और 1 चम्मच मंगरेल, जिसे कि कलौंजी भी कहते हैं, वो ले लें तो बहुत अच्छा है। अब मसाले में तो पड़ती ही है आम के अचार में। और सरसों के तेल में अगर आप बनाना चाहते हैं, बाकी किसी भी तेल में अगर आप बनाना चाहते हैं, मीठे तेल में, तो उसमें भी बना सकते हैं। फर्क ये है कि गर्म करके ठंडा करके डालें तो उसमें जो मॉइस्चर होगा यानी नमी होगी वो आम के अचार में नहीं जाएगी जी। और उसके बाद ये तो हो गया सारा सामान। फिर हाँ, उसके बाद जब
आम को काटना है तो उसके पहले आप 2 घंटे या 1 रात पूरा अगर पानी में भिगा देंगे तो बहुत अच्छा है। कच्चा आम। हाँ, कच्चा आम, और उसकी डंठल फिर निकाल दें, बहुत सूखा कर अच्छे से पोंछ दें, छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। बहुत लोग गुठली के साथ बनाते हैं, बहुत लोग गुठलियां निकाल देते हैं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए। और अच्छी तरह से आम को पोंछ लीजिए जिसमें पानी ना रहे, और प्लास्टिक या कांच के बाउल में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टील में ना बनाए। और उसमें नमक डाल दें, थोड़ी सी हींग जो अंदाज से 1/4 ले लें, या आप अगर आधा चम्मच लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, आम जितने लिए हैं आप उस हिसाब से। और यानी कि जो आम काट लिया उसके बाद किसी प्लास्टिक या कांच के बर्तन में हींग, हल्दी और नमक लगाकर आप रख दें। अब ये 2 घंटे, चूंकि बिना धूप वाला है ये, तो 2 घंटे भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप रात में भी उसको रात तक भी रख सकते हैं, पूरी रात रख देंगे फिर। और उसमें से जो पानी निकलता है उसको बिल्कुल भी न फेंकें। अच्छा। कई बार क्या होता है कि पानी फेंक दिया जाता है, तो पानी न फेंके। और फिर मसालों में सौंफ और जैसा हमने बताया मेथी दाना, इसे अलग भून लें और अलग अलग पीस भी लें, दरदरा रखें। पीसी राई, मेथी, हल्दी और लाल मिर्च। हल्दी तो हम पहले डाल चुके हैं ना, नमक नहीं, थोड़ी बचा लेनी है। अच्छा, थोड़ी बचा लेनी है। हाँ, ठीक है। तो अब हम पीसी हुई दरदरा रखी हुई राई, सौंफ, मेथी और थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और मंगरेल, जिसको कलौंजी भी कहते हैं, वो मिला देंगे मसाला। अच्छा। मिर्च भी कुछ लोग अलग से रखते हैं कि अगर थोड़ा तीखा कम हो गया या जो भी हो गया तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बस इसके बाद उसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद रख दीजिए। लेकिन एक चीज और है यहाँ कि अगर चाहें, सखियां चाहें तो थोड़ा सा उसमें सिरका भी डाल सकती हैं। जैसे अगर 1 किलो अचार आम का बनाया है तो चाहे तो 2 चम्मच सिरका डाल दें, तो इससे बिल्कुल भी खराब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। अच्छा जी। लेकिन ये जो तुमने कहा कि बिना धूप का है, तो इसमें क्या मतलब फिर धूप में रखने वाला कैसा होता है? नहीं, धूप में रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसको 2-2 दिन पर चला दें। जैसे ऊपर जो आम है वो नीचे चला जाए और नीचे जो है वो ऊपर की तह में आ जाए। यानी कि जो तेल है वो बराबर से सब तरफ लग जाए। और ऊपर के जो, क्योंकि जब हम रख देते हैं तो मर्तबान में, तो तेल जो है वो नीचे चला जाता है, तो लगभग आधे के नीचे पहुंच जाता है। तो एक बार उसको अलट पलट कर दें। और अगर धूप अगर आपके यहाँ आ रही है तो उसको अगर सुबह के समय 1-2 घंटा भी धूप में रख देंगे तो उसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये सारे मसाले डालकर आम का अचार बना सकते हैं। और अगर नमक की मात्रा बहुत सही रखती है तो बिना तेल डाले भी इस अचार को बनाया जा सकता है। हाँ, सिरके से भी बना सकते हैं। और कटहल का अचार भी लगभग ऐसा ही बनता है। लेकिन हाँ, कटहल के अचार के लिए जो है आप लाकर उसको खूब अच्छे से छील कर सब उसके जो काटना है आपको, जिस मतलब आकार में, जिस माप में उसका काट लें। और उसके बाद जैसा कि कहा कि गुठली उसी तरह से कटहल के लिए भी है, गुठली अगर चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद लेकिन इसको कटहल के अचार के लिए खासतौर से हल्की सी भाप देनी होगी। भाप इस तरह से देना होगा कि आप बड़े से भगोने में या पतीले में, जो भी आपके पास बर्तन है, उसमें पानी उबालें और उबलते हुए पानी में वो कटहल डाल दें। और उसके बाद उसको एक उबाल आ जाए, हल्का सा देख लें कि थोड़ा सा उसमें मुलायमियत आ गई है, तो उसके बाद सारा उसको छान लें और छान कर उसको किसी कपड़े के ऊपर या वैसे फैला दें। और जब वो फैल जाए, हल्का सा उसमें की जो भाप उड़ जाए, नमी निकल जाए थोड़ी, तो फिर उसमें नमक, हल्दी, ऐसे ही सारी जो प्रक्रिया आगे से आम के अचार की है वही उसमें भी लगेगी। और इस तरह से आप डाल सकती हैं। कुछ लोग इसमें आम के अचार में सूखा धनिया पाउडर भी पिसा हुआ डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, मतलब धनिया पिसा हुआ, तो वो भी डाल सकते हैं। ये तो अपनी अपनी रुचि पर है। हाँ, और जब कटहल जब उबालें तो मुझे ऐसा लगता है कि देख लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं पक गया है। हाँ, वही तो हल्का सा जब पक गया तब। लेकिन भाई अब मीठा हर बार हम लोग बताते हैं व्यंजन में, तो क्या अचार भी कुछ मीठा मीठा होगा क्या? हाँ गुरुम्मा, लेकिन तो समय तो नहीं लगता है। जी बिल्कुल नहीं, और समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। तो ठीक है, सखी सहेली का जन्मदिन भी हम मनाएंगे, याद रखिएगा 2 जून को। और अचार भी हम लेकर हाजिर होंगे। और जो बातें हमने बात की उन सब का आप ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।